मैं यस, नमस्कार। आज समाज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट अजय मल्होत्रा जी, जो भिवानी से हैं और दक्षिण हरियाणा की राजनीति पे बड़ी पैनी नजर रखते हैं। मल्होत्रा जी, आज समाज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। मल्होत्रा जी, जो हम आज बात करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव बड़े नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। खासकर दक्षिण हरियाणा, माने उसमें हम रोहतक को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ की जो सियासत है वो बड़ी तेजी से बदलती भी है, नेता भी बदलते बिल्कुल हैं, ठीक है। या हम ये कहें कि जो प्रभाव है यहाँ यहाँ के नेताओं का, वो पूरे हरियाणा को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो आज जो हम बात अभी तो सबसे पहले हम बात करना आपसे जानना चाहेंगे कि आज अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में फिर से, हरियाणा में बड़े छोटे से अरसे में उनका ये दूसरा प्रोग्राम है। आपको भी जैसा कि अब सबको पता है कि राव इंद्रजीत ने अपने तेवर बड़े तलख किए हुए हैं। जब वो पहले कांग्रेस में थे तो भी वो उनकी रणनीति यही रहती थी कि किसी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स अपना के अपनी बातें मनवाई जाए। अब उन्होंने एक बार फिर से उन्होंने यही हम ये कह सकते हैं कि रुख अपनाया है। तो आप क्या मानते हैं, जो रैली हुई है आज, अमित शाह ने उसमें रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट पे रखा और कहीं ये उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि भारतीय जनता पार्टी राविंद्रजीत को किसी प्रकार का वेट देना चाहती है। तो आप इस जो पूरा जो ये एक परिदृश्य है दक्षिण हरियाणा की राजनीति का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? पवन जी, अमित शाह जी ने आज ठीक उसी प्रकार से दक्षिण हरियाणा में रैली की जैसे लोकसभा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में शुरुआत की थी अपने यानी कि प्रधानमंत्री कैरियर की, तो उन्होंने सबसे पहले दक्षिण हरियाणा से रेवाड़ी से शुरुआत की थी। और जी अब भी जब 2023 का जब लोकसभा चुनाव था तब भी नरेंद्र मोदी जी महेंद्रगढ़ आए थे। तो जी भारतीय जी जनता पार्टी का ये कहीं ना कहीं मानना है कि भाई ये जो बैकवर्ड वोट है और खासतौर पे अहीर वोट है, ये उनकी बैकबोन है। और जी उसी वोट से वो शुरुआत करते हैं। और हरियाणा में जब हमने ट्रेंड देखा पिछले दिनों लोकसभा चुनाव का, तो बैकवर्ड वोट ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। तो जी मल्होत्रा जी। अमित शाह ने भी उसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए यहाँ से ही शुरू करी है, महेंद्रगढ़ से ही, ताकि एक जी तो वहाँ बेसिक बैकवर्ड बहुत ज्यादा है अहीर, और फिर दूसरा ओबीसी दूसरे भी बहुत है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने पत्ते साफ कर दिए, खोल दिए हैं कि आने वाले जी चुनाव में वो बैकवर्ड वोट पर ज्यादा स्ट्रेस करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो जाट और आपका अनुसूचित जाति के अंदर जो ये चमार वोट था, एससी वोट जी था, में जो चमार वोट था, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी अब स्ट्रेस करने जा रही है। आज उन्होंने एक ये अपना लाइन ऑफ एक्शन दे दी कि बैकवर्ड वोट पे। दूसरा, जी उन्होंने आज भूपेंद्र हुड्डा पे अटैक रखा सीधा। जी, उसके मैं दो ये बात आपसे जानना उनके चाहता था, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या वो ये मानते उसके हैं दो कारण थे। कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वास्तव में हरियाणा के बड़े जनाधार के नेता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अकेले पटक पटक नहीं दे सकते हैं? तो पवन जी, क्या उसके दो ये? कारण हैं। एक जी तो भूपेंद्र हुड्डा का ग्राफ दिन प्रतिदिन हरियाणा में बढ़ रहा है, और जी दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी चाहती है, बीजेपी की भी ये रणनीति है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ही सारी चीज, और ये लोगों के गले उतारना चाहते हैं कि अगर भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा सामने दिखाएंगे तो बैकवर्ड जो वोट है, हाँ हाँ जाट को पोलराइज भूपेंद्र हुड्डा करते हैं, तो ये बैकवर्ड को पोलराइज करना चाहेंगे, ये भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा दिखा के ये कहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा तो बैकवर्ड को कुछ नहीं मिलेगा। चाहे उन्होंने कहा तो ये है कि मुसलमान आपका आरक्षण ले लेंगे, कांग्रेस मुसलमानों का आरक्षण दे देगी, परंतु जी। वहां पर ना तो उन्होंने ज्यादा राहुल गांधी का नाम लिया, ना उन्होंने ज्यादा कांग्रेस का नाम लिया। यहाँ उन्होंने पर हुड्डा को प्योरली वो टारगेट पे भूपेंद्र रखा। हुड्डा को टारगेट करते रहे, ताकि हरियाणा के अंदर वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। और मैं रोकूंगा आपको मल्होत्रा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जिस जिस तरह से इंद्रजीत ने अपने तेवर तलक किए हुए हैं, क्या उससे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पे वो प्रेशर बना रहे हैं, या आने वाले समय में वो कुछ ये मान के चले कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उनके बढ़ सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से राव इंद्रजीत ने स्ट्रेटेजी बनाई है पिछले दिनों से, चाहे आज वो मंच पे ज्यादा नहीं बोले, परंतु मंच पे उन्होंने एक बात आज कही, आज भी, आज उन्होंने जी ये कहा कि दक्षिण हरियाणा का जो सबसे ज्यादा, यानी कि दक्षिण हरियाणा का भी दक्षिण का जो जिला है वो महेंद्रगढ़ है, और इस जी जिले ने हमेशा 4 सीटें बीजेपी को, जो 19 का चुनाव था या 14 का चुनाव था, बीजेपी को ज्यादा सीटें दी हैं। साथ में उन्होंने एक बात और कही है आज राव इंद्रजीत ने, कि भाई जो हरियाणा सरकार थी उसको ज्यादा मैंडेट देने के बावजूद जो क्रीमी लेयर की जो उनका लेवल था 8 लाख से नीचे, मतलब कि उन्होंने 6 लाख पे रखा, जबकि सेंटर जी में 8 लाख है। तो आज भी उन्होंने कहने का ये प्रयास किया कि जो मनोहर लाल की सरकार थी हरियाणा में, उसने बैकवर्ड के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, जबकि वोट बैकवर्ड देते रहे। ये एक स्ट्रेटेजी का जी हिस्सा है राविंदर जी की, कि किसी प्रकार से लीडरशिप को प्रेशर में लिया जाए, ताकि 12 सीटें हैं, 4 महेंद्रगढ़ की, 4 गुड़गांव की, 2 आपकी रोहतक की, झज्जर और रोहतक की। कोसली, और 2 फरीदाबाद की। इन सही 12 बात है। सीटों में अधिकांश में वो चाहते हैं कि मैं अपने आदमी, अपने सपोर्टर, उनको मैदान में उतारूं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे। ये तो वक्त बताएगा कि वो कितनी उनमें से ले पाएंगे। और जी सेकेंडली धर्मवीर जो सांसद हैं इस इलाके के, वो राविंदर जीत मिलकर ये भी जरूर चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, चाहे राव धर्मवीर का बेटा है, चाहे राविंदर जीत की बेटी है आरती, वो उनको अब की बार एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को ये पता है कि ये उनकी आखिरी पारी है। तो बच्चों को जी भी एडजस्ट करना चाहते हैं, और वो किसी प्रकार से अपने समर्थकों को भी दिलवाना चाहते मतलब हैं टिकटें। अजय जी तो ऐसे आज में आज प्रेशर है। आज अमित शाह ने एक बात बड़े साफ तौर से कही कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। तो ऐसे में ये नहीं माना जा हाँ, सकता कि उन्होंने संदेश भी दिया, धर्मवीर हो चाहे इंद्रजीत हो, चाहे अब नई नई किरण चौधरी वहां पे गई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनको भी ये संदेश हो। तो ये आपको लगता है कि एक उन्होंने संदेश भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिसी से चलेगी, किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, क्या तो मान देखो सकते ये हैं? तो देखो पवन जी, राजनीति में ये तो चलता है। एक तरफ जो बीजेपी हाईकमान है वो ये प्रेशर बनाएगा कि भाई हम किसी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, और जी दूसरी तरफ राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह ये प्रेशर बनाना चाहेंगे, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हो, उनका भी बेटा है, वो लोग ये प्रेशर बनाएंगे कि भाई उनके समर्थकों को और उनके बच्चों को टिकटें मिले। अब क्या होगा कि जब चुनाव नजदीक आने लगेगा, टिकटों की घोषणा का समय आएगा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अब की बार अमित शाह खुद लीड कर रहे हैं हरियाणा में, क्योंकि जी उन्होंने किसी से डायरेक्शन तो लेनी नहीं है। वो हालात देखेंगे अब भी, अगर इन लोगों की नाराजगी कितना भारी पड़ती है पार्टी के ऊपर, अगर उनको ये लगेगा कि इस स्तर पे कि पार्टी पे नाराजगी भारी पड़ सकती है, तो वो इनकी जो डिमांड्स हैं उनको किसी हद तक मानेंगे। अगर उनको ये जी लगा कि इनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैकवर्ड वोट हमें मिलना ही है, तो वो फिर मिलना ही है। इनकी नाराजगी की परवाह नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम ये माने कि वो इनकी नाराजगी की परवाह नहीं करेंगे, तो क्या ये रुख बदल सकते हैं दोनों नेता, दोनों सांसद? नहीं, या ऐसे पवन जी अभी तो ये प्रेशर बनाएंगे पार्टी पे। अभी तो आप आने वाले दिनों में देखना, राव इंद्रजीत या धर्मवीर अलग अलग मंचों पे कोई ना कोई बयानबाजी जरूर करेंगे, जो कि जी उससे ऐसे लगेगा कि वो नाराज है पार्टी से। साथ में कुछ जी ऐसे लोगों को भी ले लेंगे कि जो उनको सपोर्ट कर सकें। खास तौर पर अब जैसे राव इंद्रजीत की 4 सीटें हैं रेवाड़ी के अंदर, या गुड़गांव या बादशाहपुर में, जैसे बादशाहपुर में वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपना मनोहर लाल जी के जो क्लोज हैं, ओएसडी हैं यादव, वो जवाहर आ जाए यादव। वहां पर, जवाहर यादव आए। इसी प्रकार इस सारे के अंदर एक सौदेबाजी चलेगी फिर। अभी प्रेशर बिल्डअप करेंगे वो, और हाईकमान जी ये दिखाएगा कि हम प्रेशर में नहीं आ रहे। अमित शाह ने आज जैसे स्पष्ट रूप से कहा कि परिवारवाद के खिलाफ में कहेंगे, अमित शाह बार बार हर मंच पे कहेंगे, लेकिन जिस वक्त उनको ये लगेगा कि पार्टी को नुकसान होने हो सकता है, अगर उनको लगा कि पार्टी को नुकसान नहीं होता इनसे, तो वो इनकी परवाह नहीं करेंगे। अगर उनको लगा कहीं ना कहीं पार्टी, क्योंकि देखो अब की बार हरियाणा का चुनाव बहुत नेक टू नेक है, अगर ऐसे जी चुनाव के अंदर उनको 1% भी कहीं लगा कि हमें नुकसान हो सकता है, तो वो कुछ हद तक इनके आगे सरेंडर भी करेंगे और इनकी मांगे भी कुछ हद तक मान लेंगे। जी। तो हम दक्षिण हरियाणा में एक बड़ा अहम जिला हमारा, हम मानते हैं कि भिवानी भी है।
पिछले दिनों जो यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, किरण चौधरी बीजेपी में चली गई, तो आपका क्या नजरिया है, किरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने से कांग्रेस कितनी कमजोर हम मान सकते हैं भिवानी में हुई है, या भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिल सकती है? देखो, ये चीजें तो सारी चुनाव के सब डिक्लेयर होने के बाद ही पता चल पाएंगी। बाकी इतना जरूर है कि जो बंसीलाल परिवार है या किरण चौधरी हैं, उनके हर एक हलके में थोड़े बहुत जो वोट जरूर हैं, समर्थक भी हैं। अभी तक तो वो किरण चौधरी जी के साथ दिखाई देते हैं जो समर्थक हैं। और जी। अगर जब जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो तभी उनकी धारा पता लगेगी कि वो किसके साथ जाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि भाई जो मूल वोट था, जो जाट वोट है, वो ज्यादा लंबा चौड़ा मूव नहीं करेगा। वो पहले से ही मन लगता है उन्होंने बना रखा है कांग्रेस की तरफ ज्यादा। कांग्रेस की हाँ, तरफ। इतना जी। जरूर है कि जो जो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे चाहे आपकी 9 की 9 हल्के हैं, चाहे नांगल चौधरी, मटेली, आपका नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, लोहारू, बारड़ा, तोशाम, इनमें जो जी। इनका कट्टर वोटर है, कट्टर जो समर्थक है, वो हम्म। अब उस पर नजर है सबकी कि वो किरण चौधरी उनको कितना सहेज के रख पाती हैं विधानसभा चुनाव तक। और विधानसभा चुनाव में वो उनके साथ कितने खरे उतरते हैं उनके अपने समर्थक। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो समर्थक होता है ना, वो कहीं हद तक ये भी देखता है कि हवा किस ओर बह रही है। तो ये जी। सारी चीजें ज्यादा इस स्पष्ट हो पाएंगी चुनाव डिक्लेयर होने के जी। हम अजय जी बात करें, अब दक्षिण हरियाणा की होगी थी पहली बार, जैसे हालांकि करनाल से सीएम आते थे मनोहर लाल, अब सैनी जी यमुनानगर को भी टच कर रहे हैं और करनाल से भी। तो आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सिनारियो बना है उत्तर हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सैनी जी के माध्यम से, मनोहर लाल जी के माध्यम से हम टारगेट किया जाए, और दक्षिण हरियाणा में खुद कमांड अमित शाह ने जैसे आज हम हमें संभालते दिखाई दिए, तो ये क्या प्लानिंग है बीजेपी की इस तरह से काम करना, या बाय डिफॉल्ट है? तो वो बीजेपी नंबर एक, तो बीजेपी को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि हरियाणा जो है छोटा स्टेट है, लेकिन दिल्ली के साथ लगता है और एनसीआर का बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, कि उनको ऐसा कैंडिडेट मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली वालों के कंट्रोल में। और जी। ऐसे में देखो, आप ये मान के चलो कि मनोहर लाल जी भी सारी डायरेक्शंस दिल्ली से लेते थे। और जी। जहां तक राव इंद्रजीत का प्रश्न है, उनका जो टेम्परामेंट है वो ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान कभी नहीं चाहेगा कि राव इंद्रजीत जैसे व्यक्ति को आप हरियाणा की कमान दे दो पार्टी में की यहाँ पर। हाँ, हम्म। जो नायब सैनी जी हैं, ये जीटी बेल्ट से आते हैं। जीटी बेल्ट जी। में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के चलते काफी डैमेज हुई है। और मनोहर लाल जी की भी कहीं का ना कहीं कुछ नाराजगी थी उनसे लोगों को। तो ऐसे में उस पूरे डैमेज को रोकने के लिए, और देखो, पहले पार्टी ने अपना मूड दे दिया था कि एक बैकवर्ड को हम बना रहे हैं। तो जी। उन्होंने बैकवर्ड चेहरा उतारा है ताकि बैकवर्ड वोट को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में अपनी तरफ ले सकें, क्योंकि नायब सैनी जी सॉफ्ट और एक सोबर किस्म के व्यक्ति हैं और सिंपल व्यक्ति हैं। तो निसंदेह उनका, सही देखो, बात। अगर अगर वो इंडिपेंडेंटली अच्छी तरह काम करते हैं तो वो पार्टी को फायदा जरूर दे देंगे। जैसे अभी मल्होत्रा जी सीएम ने फैसला किया, मनोहर लाल जी पहले अड़े हुए थे कि नहीं, सरपंचों को जितनी पावर दे दी बस वही लिमिट है, उससे हम उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, लास्ट फैसला है हमारा। लेकिन सैनी जी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उस पूरे फैसले को पलट दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए हैं जिनकी सराहना भी हो रही है प्रदेश में, और ये भी माना जा रहा है कि जहाँ खट्टर साहब इन बातों को लेकर अड़े हुए थे, वहाँ सैनी जी ने अपना सॉफ्ट रवैया अपनाते हुए दिया है। तो जो सरपंचों के मामले में जो फैसला सरकार ने लिया है, और जो सरपंच पहले जो विरोध के सवर बड़े बागी भी नजर आ रहे थे सरपंच पूरे हरियाणा में, और माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी को नुकसान 5 सीटों का डेंट लगा है हरियाणा में, उसका बड़ा रोल सरपंचों का भी रहा है उसमें। तो हम मान सकते हैं विधानसभा के जो चुनाव होंगे, अब सरपंच उसमें कुछ नरम रवैया अपनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रति। ऐसे है कि सरपंच, देखो, नायब सैनी जी फ्लेक्सिबल हैं और उन्होंने ये बात मान ली। अगर जी। सरपंचों की बात नहीं मानते तो पर सरपंच एक गांव की धुरी होता है। वो जी। वोट दिलवा नहीं सकता, तो माहौल जरूर खराब कर सकता है। जी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का हर गांव में विरोध शुरू कर देते,
तो जैसे लोकसभा में आपने देखा हो हिसार के अंदर या आपके सरसा के अंदर लगते ही शुरू से ही माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया था वहां पर किसानों ने। तो अगर यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। सरपंच माहौल बिगाड़ने लग जाते हो तो विधानसभा में पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि इस नाराजगी को ज्यादा अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने अब की बार नायब सैनी जी ने अच्छा स्टेप उठाया और इस उनकी मांग को मान लिया उन्होंने। जी। तो हम ये मान सकते हैं मल्होत्रा जी कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कहीं न कहीं ये माना जा रहा था, पर जैसे-जैसे लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए कि कांग्रेस को अपर हैंड नज़र आ रहा है हरियाणा में अब। लेकिन जिस तरह के फैसले अब सैनी जी ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आई है, तो आप मान सकते हैं कि आपका क्या नज़रिया है कि फाइट नेक टू नेक है या डिफरेंस नहीं, है? फाइट नेक टू नेक रहेगी पवन जी। हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का वोटर है वो इतनी जल्दी नहीं बहता। उसको जी, मतलब कि स्थिरता है उसके अंदर, वो एकदम से किसी की बातों में भी नहीं आता। धीरे धीरे ये ठीक है कि गुस्सा कम हो सकता है, लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात है, हरियाणा के अंदर इलेक्शन अब की बार नेक टू नेक रहेगा। और ये जी, बात भारतीय जनता पार्टी समझती है, तभी तो अमित शाह जी ने बैकवर्ड वोट से शुरुआत करी है। और अमित शाह जी खुद कमान संभाल रहे हैं, तो इसकी गंभीरता को वो भी समझ रहे हैं। और हरियाणा जी। में अब की बार कांग्रेस भी एक अच्छे यानी के तरीके से इलेक्शन लड़ने के मूड में है, जिस प्रकार से वो टिकटों का वितरण की विचार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी सर्वे की खुद बात भी इंटरवीन कर कांग्रेस रहे कह हैं। रही है कि कांग्रेस सर्वे की बात भी कह रही है कि हम सर्वे के आधार पे ही हम टिकटें देंगे। बिल्कुल, और तो ऐसे राहुल में गांधी जी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मल्होत्रा जी जैसे राहुल गांधी जी मान खुद लीजिए मॉनिटर कर रहे हैं उस सर्वे को। अब हरियाणा में अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए। अब जो एक दूरी बची है, रणदीप जी तो बड़े मतलब हमेशा साइलेंट से रहते हैं, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है बात वो तो, हाँ। फ्लेक्सिबल है। लेकिन शैलजा अभी भी कुछ ना कुछ हुड्डा साहब के सामने मुकर नजर आ रही हैं। तो आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस कह रही है कि सर्वे को ही हम बेस बनाएंगे टिकटों का, तो कांग्रेस जो सर्वे को बेस शैलजा बनाएगी। समर्थक है या भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, तो जब उनको टिकटें नहीं मिलेंगी, सर्वे में एक स्वाभाविक है एक ही का नाम आएगा, तो वो जब बागी जो वो होंगे उसका कितना नुकसान मानते हैं आप? कांग्रेस को हो सकता है क्या भागेंगे लोग टिकटों के लिए दाएं बाएं? उन्हें कांग्रेस ने ये बात 2 महीने पहले अब कहनी शुरू कर दी है, सर्वे वाली बात। तो जी, लोग आधे लोग तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने भी और शैलजा ने भी अपने समर्थकों को कहना शुरू कर दिया है कि जो नाम सर्वे में आएंगे उन्हीं को टिकट मिलेगी। और जी, तो जब दूसरे लोग हैं, धीरे 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 वो खुद समझ जाएंगे कि मेरा नाम सर्वे में आएगा कि नहीं आएगा। और जी, देखो, विरोध तो थोड़ा बहुत हर पार्टी में होता है, चाहे ये कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। टिकट जी, बंटने के बाद कौन सी ऐसी सीट है, चाहे लोकसभा की थी चाहे विधानसभा की है, थोड़ा बहुत विरोध रहता है। वो काउंटर एक तरफ विरोध होता है तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी में भी विरोध होता है, तो वो कहीं ना कहीं जी, न्यूट्रलाइज हो जाती है। जी, 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 जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी। आप आगे भी हम आपसे आपके जो राजनीति के व्यू हैं हम उनका ज़रूर हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे। आप हमारे